जय मां शारदे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम अलका मिश्रा और मैं आप सभी का अशोका IAS एकेडमी के इस शानदार मंच पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, कोविड-19 नामक जो एक भय है, कोविड-19 नामक जो एक भय है, यह हमारे समाज में अभी किस प्रकार से अपना स्वरूप दिखा रहा है, आप इसे देख रहे होंगे और इससे बच रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप समाजशास्त्री हैं, समाज शास्त्र का अध्ययन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, सोशियोलॉजिस्ट बनने की ओर अग्रसर हैं आप। तो फ्रेंड्स, आपको समाज में जो घटनाएं होती हैं उसका समाज पे क्या प्रभाव हो रहा है उसको देखते चलना चाहिए। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है ना फ्रेंड्स, ये हमारे सोशियोलॉजी में पहले से ही अध्ययन किया जाता रहा है इसका, और इसके लिए स्केल भी बनाए गए हैं। जब हम इसे पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन जो पहले जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो आधार था, जो उसके पैमाने थे, वो चेंज थे, और अब ये जो हो रहा है, जो कोविड-19 के कारण हो रहा है, वो चेंजेस उसका मतलब उससे डिफरेंट है। लेकिन समाज शास्त्र उन सभी विषयों का अध्ययन करता है जो समाज की से जुड़ी होती है, जो घटनाएं समाज को प्रभावित कर रही होती हैं। और कोविड-19 तो व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान में रखते जाइएगा कि समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और आप अपना दृष्टिकोण समाज शास्त्री फर्स्ट डे से ही बनाते चलिए, ताकि आपको चीजों को समझने में और आसानी होती जाएगी। और आपका दृष्टिकोण समाज शास्त्री जरूर होना चाहिए, तभी आप मेंस के किसी भी क्वेश्चन को लिख पाएंगे, और इसके अलावा आप इंटरव्यू में भी अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो दृष्टिकोण होगी समाजशास्त्री होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं आप सभी का पुनः एक बार अशोका IAS एकेडमी के इस मंच पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई एम अलका मिश्रा। आई हैव क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम मेनी टाइम विद सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, हम लोग UPPCS मेंस के लिए सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार द वीक कैन नेवर फॉरगिव, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, द वीक कैन नेवर फॉरगिव। जो कमजोर लोग होते हैं ना, वो कभी माफ नहीं कर सकते। जो फॉरगिवनेस है ना, ये मजबूत लोगों का एट्रीब्यूट है, उनका गहना है, उनका आभूषण है, उनकी शोभा है। तो क्षमा करना होता है ना, क्षमा करो और भूल जाओ। ये जो ऐसे मंत्र होते हैं ना, ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। क्षमा करो और भूल जाए। कुछ घटनाएं हो रही हैं, उन्हें जो आपके अनुकूल नहीं है, तो कुछ को आप भूल जाइए और कुछ को आप क्षमा कर दीजिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी आगे बढ़े, और मुझे लगता है कि आप सभी दयालु होंगे, और आपका एट्रीब्यूट होगा जो होगा स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में होगा, और आप लोगों को क्षमा कर देते होंगे, आप उदार हृदय के होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अच्छे कथनों को देखते रहना चाहिए। अच्छी चीजों को बार बार देखते रहने से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता ही है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी दोस्तों का समाजशास्त्र की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम UPPCS मेंस के पेपर फर्स्ट के पार्ट A को देख रहे हैं। हम अभी समाजशास्त्र के उद्भव को समझने का प्रयास किए हैं। हम समाजशास्त्र के उद्भव को देखने का प्रयास किए हैं। हम आज थोड़ा इसके उद्भव को जोड़ते हुए अध्ययन क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, और जब अध्ययन क्षेत्र को थोड़ा सा जान लेंगे और साथ ही समाजशास्त्र की परिभाषा को भी जानेंगे थोड़ा सा,
फिर इसकी हम प्रकृति को जानेंगे। तो फ्रेंड्स आइए क्लास को शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में नीड ऑफ सोशियोलॉजी को देखा है। हमने नीड ऑफ सोशियोलॉजी के कंपोनेंट्स को भी देखा है। फ्रेंड्स ये आप देख लीजिएगा, ये आप नोट्स बना लीजिएगा। ये चीजें जो होती हैं ना, ये हेडलाइन हमारे लिए बहुत काम की होती हैं और इसके बारे में आप अपने थॉट्स बनाते रहिएगा। हमने हायरार्की ऑफ साइंस को देखा था एंड हमने सोशियोलॉजी की मीनिंग को भी देखा है। हम व्हाट इज सोशियोलॉजी को देख रहे थे और आज हम इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को लगभग फिनिश करेंगे और इसके नेचर में नहीं, आज इसके पर्सपेक्टिव को देखेंगे। नेचर फिर हम समझेंगे, पहले पर्सपेक्टिव को समझ जाएंगे फिर हम नेचर को देखेंगे। फ्रेंड्स हमने देखा था कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के लिए 3 जो है दृष्टिकोण है और इन 3 दृष्टिकोणों में जो प्रबल दृष्टिकोण है वो है यूरोप की जो सामाजिक आर्थिक जो परिस्थिति थी उसने समाज शास्त्र की उत्पत्ति में योगदान दिया था और इसी समाज शास्त्र में यूरोपीय जो समाज है उसका क्या योगदान रहा है उसी को हमने देखा है। हमने इसे 4 क्रांतियों के रूप में देखा है, जिसमें हमने फर्स्ट में कमर्शियल रेवोल्यूशन को देखा, हमने कमर्शियल रेवोल्यूशन को देखा, हमने साइंटिफिक रेवोल्यूशन को देखा, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही देखा है और हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को यानी औद्योगिक क्रांति को भी देखा है। हमने औद्योगिक क्रांति के कारण क्या प्रभाव पड़े, क्या सामाजिक प्रभाव पड़े, क्या आर्थिक संरचना में प्रभाव पड़ा, इसको हमने देखा। फिर हमने जो बौद्धिक प्रभाव है समाज शास्त्र की उत्पत्ति में, जो बौद्धिक जो लोग होते हैं, चिंतन होती है, उसका क्या प्रभाव होता है उसे हमने देखा है। इसे हमने दृष्टिकोण और अवधारणा के रूप में देखा है। तो फ्रेंड्स अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो आपको आगे समझने के लिए इस प्रीवियस लेक्चर को देखना चाहिए ताकि आपके लिए चीजें आसान हो सके और आपको स्पष्ट हो सके। फ्रेंड्स हमने देखा था कि ये जो बोटोमो है इन्होंने इंटेलेक्चुअल और सोशल दोनों इंटरेक्शन को सोशियोलॉजी के उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार माना है और इनकी जो बुक है सोशियोलॉजी की, फ्रेंड्स बुक्स वगैरह का नाम भी नोट करते जाइएगा। आपको जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं उस समय आपको थिंकर एंड उनके बुक को अगर आप कोट करते जाएंगे ना तो आपकी जो आंसर होगी वो प्रमाणित मानी जाएगी। तो इनके जो पुस्तक है अ गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर, ये जो है टीवी बॉटोमर की है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स एक स्टोरी हमने सब कुछ तो देखा है कि हमने नीड ऑफ सोशियोलॉजी देखा, हमने रेवोल्यूशंस देखे कि कौन कौन से रेवोल्यूशन है, हमने थिंकिंग प्रोसेसर को देखा, हमने कुछ इंटेलिजेंट लोग वो हैं जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं उन्होंने क्या चिंतन किया उसको हमने देखा है। लेकिन हम चीजों को थोड़ा सा और एक अलग एंगल से भी समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा इसे स्टोरी के फॉर्म में और ऐसे इसे जानने का कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा सा समाज शास्त्र की उत्पत्ति और समाज शास्त्र के बारे में थोड़ा हमारा ज्ञान जो है और थोड़ा विस्तृत हो सके, स्पष्ट हो सके। फ्रेंड्स ये फोटो सेंट साइमन की है और ये जो है हमारे अगस्त कॉम्टे की है। जो सेंट साइमन है वो अगस्त कॉम्टे के गुरु थे। 1838 में आपने पढ़ा है कि 1838 में ये जो कॉम्टे हैं ये समाजशास्त्र नामक हमारे सामने एक विषय के रूप में हमारे सामने एक समाजशास्त्र विषय को रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्या ये अचानक हुआ होगा? कोई भी चीज शून्य में तो नहीं होती है, उसके पीछे कोई आधार रहा होगा, कुछ ना कुछ चीजें चल रही होंगी। तो क्या चल रहा था, उसका बैकग्राउंड क्या था,
आज हम बैकग्राउंड को समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, 1780 के आसपास 1780 के आसपास एक विद्वान होते हैं इमैनुअल जोसेफ सीएस। इन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द जो है इमैनुअल जोसेफ सीएस ने दिया था। इन्होंने एक निबंध टाइप से अपना एक आर्टिकल टाइप से लिखा था और इससे इन्होंने समाजशास्त्र जो शब्द है सबसे पहले इन्होंने किसने दिया था? इमैनुअल जोसेफ सीएस ने दिया था। लेकिन फ्रेंड्स, इनका जो है पांडुलिपि टाइप से था, वो प्रकाशित नहीं हो पाया था, इसे बाद में देखा गया था। लेकिन चीजें जो है समाज में चल रही होती है, यानी समाज शास्त्र की जो उत्पत्ति है वो अचानक शून्य में नहीं होती है। समाज शास्त्र के बारे में लोग सोचना प्रारंभ से ही शुरू कर दिए होते हैं, कुछ समय पहले से, जब समाज में उथल पुथल शुरू हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है कि ये तो हमने देखा कि सबसे पहले 1780 में इमैनुअल जोसेफ सीएस ने समाजशास्त्र शब्द को दिया, लेकिन इन्हें हम समाजशास्त्र के जनक के रूप में नहीं जानते हैं, हम अगस्त काम्टे को जानते हैं। उसके भी पहले, अगस्त काम्टे के पहले, इनके जो गुरु हैं सेंट साइमन, और सेंट साइमन के साथ साथ और भी वैज्ञानिक जो थे, वो जब फ्रांस की क्रांति होती है तो उसमें तत्वों को ढूंढते हैं कि आखिर ऐसे कौन से तत्व हैं जो समाज को जोड़े रखते हैं। जो विखंडन की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, उस परिस्थिति में भी समाज को जोड़े रखने वाले आखिर वो कौन कौन से तत्व हैं, उन तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। तो इसी दौरान जो सेंट साइमन है, इन्होंने फ्रांस की क्रांति को देखा और उसमें इन्होंने एक स्वतंत्रता संबंधी चीजों को निकाला कि फ्रांस की क्रांति की जरूरत क्या थी। लोगों को आवश्यकता से अधिक शोषण किया जा रहा था और उससे वो निजात पाना चाहते थे। तो इन्होंने ये कुछ, इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता लोगों को चाहिए थी, क्योंकि अब लोग शोषण से उब चुके थे और चीजों को अलग नजरिए से समझ रहे थे। चूंकि अब तर्क का विकास हो चुका था, विज्ञान भी प्रगति कर रहा था, अब लोग जो है नियतिवाद से उबर रहे थे, अपने आप को नियतवाद से उबार रहे थे और अपने आप को अब वो स्वतंत्र, इन समस्याओं से अपने आप को दूर करना चाहते थे। वो जो उनके ऊपर समस्याएं थी उसे वो प्राकृतिक नहीं मानते थे, वो उसे सामाजिक समस्या मान रहे थे, और जब सामाजिक समस्या है तो उससे वो दूर होना चाहते थे। तो इसी कड़ी में एक स्वतंत्रता नामक, तो ये जो सेंट साइमन है, इन्हें स्वतंत्रता नामक चीजें यहाँ मिलती है। फिर उसी दरमियान, उसी के आसपास जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखते हैं तो वहां भी देखते हैं कि लोग स्वतंत्र हैं, चूंकि वहां भी सामंतवादी व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी जो तकनीकी का आविष्कार होता है और औद्योगिक क्रांति होती है, इसने लोगों की जो है भौतिक संसाधनों की पूर्ति में योगदान दिया। अब लोगों के पास भौतिक वस्तुएं हो गई और इसके कारण जो है सामाजिक संरचना में व्यापक परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स, इन्हें जो इमैनुअल कांट है, दोनों जगह इन्हें स्वतंत्रता की चीजें मिली हैं और दोनों की तत्कालीन परिस्थितियों में ये पता चलता है कि जो लोग हैं वो तत्कालीन परिस्थितियों से उभरना चाहते हैं। तो इन्होंने जो फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, यहां से ये एक शब्द निकालते हैं, सामाजिक। इन्हें लगता है कि यहाँ की जो फ्रांसीसी क्रांति है, यहाँ की जो सामाजिक परिस्थितियां है वह जिम्मेदार है रेवोल्यूशन के लिए, क्रांति के लिए, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए इन्हें भौतिक संसाधन दिखाई देते हैं।
यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्हें सामाजिक जैसा शब्द मिलता है कि कुछ ऐसा समाज में हुआ है, सामाजिक चीज मिलती है, सामाजिक शब्द मिलता है। और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इससे यह भौतिक चीजों को, भौतिकवादी तत्वों को ये चिन्हांकित करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेकिन ये दोनों चीजों को जोड़ नहीं पाते हैं। इनके दिमाग में तो चीजें चलती हैं और इसे राइटिंग करते हैं, पर इसे जोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब इनके शिष्य अगस्त काम्टे आते हैं और जब वो अपने गुरु के राइटिंग को पढ़ते हैं, उनके लेखों को, उनके आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, तो उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और वह इससे जोड़ने का प्रयास करते हैं और उन्होंने इसका नाम सामाजिक भौतिकी दिया था। सबसे पहले सोशियोलॉजी का नाम अगस्त काम्टे ने सामाजिक भौतिकी रखा था। लेकिन एक विद्वान आते हैं, सांख्यिकीविद हैं, बेल्जियम के सांख्यिकीविद आते हैं, एडोल्फ क्योलेट। तो एडोल्फ क्योलेट जो है, इससे सामाजिक भौतिकी शब्द का वो पहले इस्तेमाल करते हैं और वो जो है वैज्ञानिक ढंग से चीजों का एनालिसिस करते हैं। तो चूंकि अब पहले से यूज हो चुका होता है, तो अगस्त काम्टे को लगता है कि अब हमें दूसरा शब्द देना चाहिए, सामाजिक भौतिकी के स्थान पे दूसरा शब्द देना चाहिए। और पूरा सोच विचार के वो 1838 में समाजशास्त्र नामक नए शब्द की रचना करते हैं। समाजशास्त्र नामक नए शब्द की रचना करते हैं और इस शब्द का कुछ लोगों ने विरोध किया था। ये दो भाषाओं की, आपने देखा था कि ये लैटिन और ग्रीक भाषा से बना हुआ है, जिसका कुछ विद्वानों ने विरोध किया था और जॉर्ज स्टुअर्ट मिल इसमें प्रमुख है। उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है। लेकिन बाद में स्पेंसर आते हैं और स्पेंसर ने समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किया और उन्होंने समाजशास्त्र की उपयुक्तता को सिद्ध किया, समाजशास्त्र का क्रमबद्ध अध्ययन किया और अपने बुक का नाम इन्होंने सोशियोलॉजी रखा और समाजशास्त्र जो शब्द है इसकी उपयुक्तता को उन्होंने सिद्ध किया। तो फ्रेंड्स, ये था एक स्टोरी जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति को दिखाता है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को आपको जानना चाहिए और ये आपके लिए एक तो इंटरेस्ट बढ़ाता है सोशियोलॉजी के प्रति, दूसरा कि यह आपकी पकड़ को भी बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, ये था सोशियोलॉजी। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, समाजशास्त्र को नवीन विज्ञान भी माना जाता है। ये मैंने कुछ परिभाषा है, इसे हमने निकाल के लाया है आपके लिए। और ये बॉटम वो कहते हैं, इन्होंने लिखा है कि हजारों वर्षों से लोगों ने उन समाजों एवं समूहों का अवलोकन और चिंतन किया है जिसमें वे रहते हैं। फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और एक शताब्दी ज्यादा पुराना नहीं है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है, इस पर टिप्पणी कीजिए, या फिर समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और इस पर टिप्पणी करिए। तो ये जो होता है ना कोर्स, जब हम इससे शुरू करते हैं तो हमारे जो आंसर होते हैं अच्छे हो जाते हैं। और आपने देखा था कि जब 1838 में सोशियोलॉजी आता है तो फिर ये नया विज्ञान तो है ही। इसी प्रकार से डॉन मार्टिनडेल कहते हैं कि यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभावतः वह समाजशास्त्री भी है, क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। तो ये कहते हैं कि अगर प्रकृति से मानव दार्शनिक है तो उसका स्वभाव समाजशास्त्री है। प्रत्येक मनुष्य का जो स्वभाव है वो समाजशास्त्री है, क्योंकि सामाजिक जीवन जो होता है ना उसका स्वाभाविक उद्देश्य होता है। और एक ब्रिस्टेट जो है, आर ब्रिस्टेट, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। अतीत लंबा है कैसे? क्योंकि समाजशास्त्र
तो गहराई बहुत पहले से कहीं ना कहीं समाज का ही तो अध्ययन हो रहा था, लेकिन अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो यह अभी बहुत पुराना नहीं है। आप इससे भी आंसर को अपने स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपकी जो उत्तर है उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है, उसकी शोभा बढ़ जाती है, और आप इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं तो आपकी जो वर्ड लिमिट होती है ना वो भी बढ़ जाती है। और चूंकि आप इस शब्द का विश्लेषण कर रहे हैं ना, तो वो आपकी उत्तर जो होगी, जो भी शब्द आप लिखेंगे वो प्रामाणिक हो जाएगा और आपको चीजें आसानी से डिस्क्राइब करने में भी सही रहेंगी और अब आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा, स्कोरिंग भी आपकी अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स आइए थोड़ा डेफिनेशन को देख लेते हैं सोशियोलॉजी के। फ्रेंड्स समाजशास्त्र में भी जैसे कि कई विषयों में झगड़े होते हैं, लेकिन समाजशास्त्र में थोड़ा झगड़ा अधिक है। विज्ञान जो समाज वैज्ञानिक है उनमें आपस में थोड़ा झगड़ा अधिक है और थोड़ा उनके विचार भी डिफरेंट है। और इसका कारण भी है फ्रेंड्स कि जो सबके विचार हैं समाज में ना अलग अलग होते हैं, एक ही विचार के दो व्यक्ति नहीं होते हैं। तो समाज शास्त्रियों के बीच में भी जो अनबन है, जो थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति उनका अपना नजरिया है वो डिफरेंट है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, नई चीज नहीं है, ये तो स्वाभाविक ही है। हम समाजशास्त्र को, हालांकि इसके अलावा भी कई कैटेगरी है, कोई 6 कैटेगरी है, कोई 8 कैटेगरी बनाता है और कई जगह आपको 4 कैटेगरी भी दिखाई देगी, लेकिन हमने बीच का रास्ता निकाला है ताकि हमें पूरे समाजशास्त्र को भी कवर कर ले, उसमें नवीन चीजें भी आ जाए, प्राचीन चीजें भी आ जाए, जो पुराने समाज वैज्ञानिक है उनकी बातें भी आ जाए, और जो नए आधुनिक जो अभी जो समाज वैज्ञानिक हो रहे हैं उनकी बातों को भी हम समेट सके। तो इसलिए हमने इसे 6 कैटेगरी में दिया है। द स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाजशास्त्र का एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि जो समाजशास्त्र है वो स्टडी ऑफ सोसाइटी है, यानी समाज का अध्ययन है। एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। इसी प्रकार से जो अगला ग्रुप है स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, यह सामाजिक जीवन के अध्ययन को समाजशास्त्र मानता है। इसका मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का अध्ययन है। अगला जो ग्रुप है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र का विषय मानता है। मतलब समाजशास्त्र वह है जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इनके अनुसार समाजशास्त्र वह है जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। और फ्रेंड्स इसी प्रकार का जो हमारा 4th ग्रुप है वो स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन को समाजशास्त्र मानता है। जो सामाजिक अंतरक्रिया होती है उसके अध्ययन को समाजशास्त्र मानता है। और स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन को समाजशास्त्र मानने वाला भी ग्रुप है। और स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप, और जो सामाजिक समूह है उनके अध्ययन को समाजशास्त्र मानता है। यानी कुल मिला के एक ग्रुप ऐसा है जो समाज के अध्ययन को समाजशास्त्र मानता है, तो कोई उसके दूसरा जो ग्रुप है वो कहता है कि नहीं, यह सामाजिक जीवन का अध्ययन है, समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का अध्ययन है। कोई कहता है समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, कोई कहता है समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का अध्ययन है, कोई कहता है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। किसी का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतरक्रिया का अध्ययन है, कोई इसे सामाजिक क्रिया का अध्ययन मानता है, और ऐसा भी समूह है जो सामाजिक समूह के अध्ययन को समाजशास्त्र मानता है। तो फ्रेंड्स आइए हम इसे देखते हैं। हम सबसे पहले स्टडी ऑफ सोसाइटी को देखते हैं। स्टडी ऑफ सोसाइटी यानी समाज का अध्ययन है। ये जो कहते हैं समाजशास्त्र जो है समाज का अध्ययन है। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप इतनी इंग्लिश तो आसानी से जानते होंगे, भले आपका हिंदी मीडियम है, और आपको इंग्लिश के वर्ड भी जानने चाहिए और यूज करते रहने चाहिए। इससे आपको अगर
फंक्शनल हिंदी जो होती है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो और मुझे पीपीटी बनाने में भी इजी रहता है इंग्लिश के कारण, इसलिए मैं इसे लिख देती हूँ ताकि आप समझ भी जाएंगे। आप इसे हिंदी में भी नोट कर सकते हैं या आप अपनी सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं। तो स्टडी ऑफ सोसाइटी यानी समाज का अध्ययन के रूप में इसमें कौन है, तो इसमें आते हैं वार्ड। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। और फ्रेंड्स ये कोटेशन, ये जो इनके डिफिनेशन है, ये हम परिभाषा पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र की। तो जो ये परिभाषा है ना, इसे आपको याद रखना चाहिए। कुछ परिभाषा को आपको निश्चित तौर पे याद करना चाहिए। कुछ चीजें एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछी जाती हैं और कुछ चीजें इनडायरेक्टली पूछी जाती हैं, आपको लिखना होता है। तो फ्रेंड्स जो वार्ड है वो कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। और इसके जो नेक्स्ट आते हैं जो विद्वान वो है गिडिंग्स। इसके जो नेक्स्ट विद्वान है वो है गिडिंग्स। और गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। देखिए दोनों का थोड़ा थोड़ा अंतर के साथ है। वार्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और ये कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। और इन्होंने इसे इसका जो समग्र इकाई के रूप में इसका इन्होंने व्यवस्थित अध्ययन भी किया है समाजशास्त्र का। इसे देखेंगे हम। वार्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, गिडिंग्स कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। और अगले जो विद्वान आते हैं वो है ओडम। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। बिल्कुल सिंपल है, इन तीनों को आप याद कर सकते हैं। और ये तीनों अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि समाजशास्त्र की परिभाषा लिखे, इतना सिंपल यदि क्वेश्चन आता है तो आप अपने आंसर को कैसे विशिष्ट बनाएंगे, और भी बच्चों से जो और बच्चे हैं उनसे आपका स्कोर कैसे अधिक होना होगा, इस पे आपको थोड़ा काम करते रहना चाहिए कि आप किसी प्रश्न को आप कैसे अलग तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं ना, तो एक ही टाइप के आंसर पढ़ते पढ़ते उनका जो होता है मार्क्स ऐसे दे देते हैं और उनका मन जो होता है, आपको ही दे दिया जाए फ्रेंड्स अगर किसी की कॉपी चेक करने के लिए, तो आप कैसे चेक करेंगे। तो ऐसी साइकोलॉजी थोड़ी सी, वो लोग पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और उनका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, इतना ही अंतर होता है। लेकिन जो साइकोलॉजी होती है आपकी जैसी है, थोड़ी बहुत अंतर के साथ उनकी भी होगी, क्योंकि आप भी मनुष्य है। तो जब आप आंसर लिखिए तो आपका तरीका थोड़ा भिन्न कैसे होना चाहिए, इस पर आपको थोड़ा काम करते रहना चाहिए। और आज मुझे विश्वास है कि आज आप लोग लिखेंगे कि समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए, तो थोड़ा अलग अलग तरीके से आप कैसे लिखते हैं, चीजें आपको यही लिखना है। वार्ड ने जो कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, चीजों जो चीज है, ये जो एक लाइन का वर्ड है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, बस आपको इतना ही करना है, इसी का एक्सप्लेनेशन करना है, लेकिन आपको एक अलग तरीके से आप इसे जरूर करिएगा। इसी प्रकार से गिडिंग्स कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ओडम कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तीनों लोग एक ही चीज करते हैं, एक ही चीज कहते हैं। और फ्रेंड्स इस प्रकार से ये लोग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि जो समाजशास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन करता है। और अगला जो समूह है वो सामाजिक जीवन में समाजशास्त्र को सामाजिक जीवन का अध्ययन मानता है। और इसमें आगवर्ण एवं नीमकॉफ है। आगवर्ण एंड नीमकॉफ। फ्रेंड्स आप ऐसे बना लीजिएगा।
चार्ट बना लीजिएगा और उसमें वैज्ञानिकों के नाम लिखते जाइएगा और यह बहुत काम करता है। रिवीजन में ऐसे चार्ट जो होते हैं हमारे बहुत काम के आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मुझे लगता है कि हमें क्लास यहीं पे रोकना होगा क्योंकि लगभग टाइम हो चुका है और मैं चीजों को अधूरे में पढ़ाना नहीं चाहती हूँ। मैं चीजों को डिटेल में पढ़ाना चाहती हूँ ताकि थोड़ा समय जरूर लगे लेकिन आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी ऑफ सोसाइटी, हालांकि मुझे उम्मीद थी कि आज हम स्कोप को भी देख लेंगे लेकिन नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें चीजों को अच्छे से समझना है। तो हम स्टडी ऑफ सोसाइटी को आज देख लेते हैं। कल हम नेक्स्ट जो हमारे ग्रुप है उनको अच्छे से देखेंगे। और वर्ड ने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, आपको इसे अच्छे से याद करना है। गेडेक्स ने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है और समाजशास्त्र, ओडम कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। और इसी पर आप आंसर लिखने का प्रयास करिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम क्लास को फिनिश करते हैं और अगले दिन हम इसे देखेंगे। मेरा उम्मीद था कि मैं आज इसे कंप्लीट कर पाऊंगी बट नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, हमें डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने समाजशास्त्र की स्टोरी देखी कि किस प्रकार से समाजशास्त्र में कॉम्टे और सेंट साइमन आते हैं और किस प्रकार से अपने विचार देते हैं और किस प्रकार से समाजशास्त्र शब्द की खोज होती है। हमने बाकी प्रीवियस चीजों को तो देखा ही और आज हमने समाजशास्त्र की परिभाषा को भी देखने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्वेश्चन के रूप में कहूंगी कि आप इसी क्वेश्चन को लिखिए कि समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? अभी आप 6 ग्रुपों में ही बांट दीजिएगा, जितना आपने देखा है ग्रुप को, कि समाजशास्त्र के वैज्ञानिकों में, चूंकि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और समाज में समाज के विभिन्न एंगल है, विभिन्न दृष्टिकोण है, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार जो वैज्ञानिक है उनके भी भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है और इस प्रकार से 6 प्रकार के वर्ग निर्मित होते हैं और वो वर्गों के आप नाम लिख दीजिएगा और जितना आपने पढ़ा है एक वर्ग का, इसको लिख के अपने आंसर का निष्कर्ष लिखिएगा कि इस प्रकार से समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स, आंसर लिखना बहुत ही आसान है। आप अभी तो पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा सा और पढ़िए तो चीजें बिल्कुल आसान होगी। अभी तो हम लोग सब्जेक्ट में उतरे ही नहीं है, अभी तो हम इमरजेंस को देख रहे थे। फिर हम जब आंसर क्वेश्चन आंसर सेशन चलाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चलाएंगे कि कैसे आंसर लिखना है, तो देखिएगा फ्रेंड्स कैसे हम आपको बताएंगे और आपके लिए आंसर लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आंसर लिखना, क्वेश्चन आंसर लिखना, कैसा भी जटिल क्वेश्चन है, आप सोशियोलॉजी का आप आंसर लिखने में अपने आप को 100% सक्षम पाएंगे। आप आंसर लिख लेंगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं और आशा के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत हो समझने में तो आप बता सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कोट है, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। ये मैंने एक सुविचार कोष से मैंने इसे लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसी चीजों को मैं पढ़ती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, बार बार देखती रहती हूँ और इन चीजों से मैं मोटिवेट होती रहती हूँ और मैंने सोचा कि अगर मैं मोटिवेट होती रहती हूँ तो आप भी मोटिवेट होंगे और ऐसी चीजों को देखते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी क्लास में आए और आप सभी ने क्लास को एंजॉय किया होगा, आई होप। तो थैंक यू फॉर क्लास वाचिंग। लाइक करिए क्लास को और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि जो आपकी हमारी जो प्रेरणा है वो बढ़े और आपके लिए भी हम अच्छे और अच्छे से क्लास ला सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।